Hello dear students, good morning all of you. Once again I heartily welcome into this wonderful session myself Nityanand Mishra. Today we are going to discuss the physics of class 9th. We start in this video, we start the chapter number 2, that is force and law of motion. If you want to see the first chapter, the link of the all videos of the first chapter is given in the description box. By that way you can easily see the videos and complete your chapter number 1. So we start. Today's topic is force and law of motion. फोर्स क्या होता है? देखिए, जनरली हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब रुकी हुई चीज को हम मोशन में लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. दैट्स मीन व्हेन वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन वी अप्लाइड अ फोर्स. और देयर इज अनदर केस, जैसे कि ये बोर्ड है, इसको हमें क्या करना है? हटाना है. तो हम अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये हो सकता है कि ये बोर्ड ना हटे, है ना. जैसे कोई बहुत बड़ी सी कार है, बहुत बड़ा व्हीकल है, उसके ऊपर अगर आप सिंगल एक ह्यूमन बीइंग फोर्स अप्लाई करेगा तो वो हटेगी? नहीं हटेगी. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया. इन दिस सिचुएशन यू ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने कार की पोजीशन को चेंज करने के लिए टेंड्स टू चेंज मतलब बदलने का प्रयास किया. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स जो है, या तो उसको आप, जैसे कार है, उसको आप खींच भी सकते हैं, उसको धक्का भी दे सकते हैं. तो क्या है? फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग. फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग. द पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. यही आप समझ लीजिए. विच, अगर इसको और आप लेंदी करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे राइट करना चाहते हैं तो फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग विच कन्वर्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है. रेस्ट से मोशन में कर देगा, मोशन से रेस्ट में कर देगा. और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या वो प्रयास करेगा ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा. मान लिया जैसे ये हमारा मार्कर है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इसका कैप ओपन हो गया. अगर मान लिया कि ये कैप यहाँ से इनबिल्ड होता है, ये खुल नहीं सकता, हम फोर्स अप्लाई करते तो क्या होता है? ये खुलता नहीं. तो इसका मतलब है कि हमने फोर्स तो अप्लाई किया, हमने ट्राई टू चेंज द, हमने इसको अलग करने का प्रयास किया, हुआ नहीं, है ना. तो फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग विच कन्वर्ट द position of an object, which change the position of an object or try to change the position of an object. This is the definition of force. हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर रेस्टोरेंट का दरवाजा क्या है, रेस्टोरेंट इसलिए मैंने कह दिया, रेस्टोरेंट या मॉल के दरवाजे के डोर के ऊपर क्या लिखा होता है? पुश पुल लिखा होता है. तो अगर उसको हम पुश पुल करेंगे तो क्या होगा? डोर की पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी, डोर ओपन हो जाएगा. एक केस ये भी हो सकता है अगर डोर लॉक है, तो इन दिस सिचुएशन यू अप्लाइड द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. दरवाजे को आप धक्का भी दें, पुश करें या पुल करें, बट डोर अगर लॉक है देन यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द डोर. दैट्स मीन इन दिस सेकंड सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ डोर बाई अप्लाइंग द फोर्स. फोर्स अप्लाई करके एक सिचुएशन में आप डोर को ओपन कर सकते हैं, और एक सिचुएशन में क्या है? फोर्स अप्लाई होगा बट यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ अ डोर. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. फोर्स इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग विच चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स on the body, then what is the resultant on the body? Resultant body पे क्या होते हैं? ठीक यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स राइट करे हैं. फोर्स नीड इन कटिंग द फ्रूट विद द नाइफ. नाइफ से जब फ्रूट को कट करते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होती है. इफ यू वांट टू अप्लाई द मिनिमम फोर्स, then the
एज ऑफ द नाइफ, एजेस ऑफ द नाइफ, जो नाइफ की एजेस है वो क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। अगर एजेस ब्लंट होगी, भारी होगी, मोटी होगी, भद्दी होगी तो उसको आपको काटने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नाइफ शार्प होगा, उसकी एज अच्छी होगी, है ना, तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल। फोर्स नीड कर जरूरी है किसके लिए, बुक को टेबल से लिफ्ट करने के लिए, बुक पे रखने के लिए भी फोर्स जरूरी। आपको अगर फोर्स एक टेबल से दूसरे टेबल पे रखना, देन इट इज आल्सो नेसेसरी। हाँ, किसी चीज को अगर आप ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे आती है, तब भी फोर्स अप्लाई होता है। तब ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको आप एक्सेलरेशन, ये ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी की तरफ से वो क्या होता है, नीचे आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या होते हैं। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर सकता है। और जैसे मैंने क्या बताया, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट। टेंड का मतलब ट्राई। तो क्या है भाई, जैसे मान लिया कि कोई बाइसिकल है, उसके ऊपर या छोटी 4 व्हीलर है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर उसके ब्रेक्स वगैरह नहीं लगे हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगी, मूव कर जाएगी। और अगर मान लिया उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है व्हीकल में आपके, तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, वो मूव नहीं करेगी। तो ये दोनों सिचुएशंस इसमें आ गई। फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। क्या इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, इट कैन आइदर मूव, या तो वो मूव कर जाएगा, और टेंड टू मूव इट। इसका एग्जांपल यही है, अ फोर्स अप्लाई फोर्स ऑन द कार्ट टू पुल इट। फोर्स, हॉर्स जो है वो फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, अपनी कार्ट के ऊपर, घोड़ा गाड़ी है ना, कार्ट के ऊपर, टू पुल इट, उसको पुल करने के लिए। अब मान लिया कार्ट को पीछे फिक्स कर दिया जाए, है ना, और हॉर्स अगर इतना कैपेबल नहीं है तो उसको क्या करेगा, वो खींच नहीं पाएगा। सेकंड, व्हेन अ बॉल इज किक्ड इट इज सेट टू इन मोशन। आप क्या करेंगे, बॉल के ऊपर किक करेंगे, फुटबॉल पे किक कर दें, है ना, या क्रिकेट की बॉल पे किक कर दें, तो वो क्या होती है, एक क्रिकेट की बॉल अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, रखी हुई जमीन पे, या इधर से आ रही है, मोशन में है, उस पर आप किक कर देंगे, वो भी मोशन में आ जाए। इसमें फुटबॉल को इसलिए कहा गया क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इन इज स्टेशनरी पोजीशन, फुटबॉल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में, और उस पर आप किक करेंगे तो वो क्या होगी, जो है वो मोशन में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। फोर्स कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, या क्या है, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर सकता है। इसको देखते हैं। और रेलवे लोकोमोटिव, रेलवे लोकोमोटिव का मतलब रेलवे का ड्राइवर, है ना। और रेलवे लोकोमोटिव, रेलवे के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। रेलवे लोकोमोटिव अप्लाइज द ब्रेक ऑन द रेलवेज वैगन्स। रेलवे वैगन्स, रेलवे की जो वैगन्स होती है, वैगन्स मतलब उसके डिब्बे जो होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करता है, अप्लाई द ब्रेक्स टू स्टॉप देम, उसको स्टॉप कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, अ टाइम व्हेन यू पुश अ कार इन अ मोशन। कोई कार है, वो मोशन में है, उसको अगर आप आगे से दबाने की कोशिश करें, यू आर अनेबल टू स्टॉप इट, आप उसको रोकने के लिए क्या होंगे, वो सक्षम नहीं होंगे। यू आर अनेबल, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप द कार। द फोर्स अप्लाइड बाय अस टेंड्स टू स्टॉप द, फोर्स अप्लाई बाय द अस, हमारे द्वारा अप्लाई जो फोर्स होगा वो उसको क्या करेगा, वैगन, वो जो कार है उसको
रोकने की कोशिश करेगा, ट्राई टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, है ना। रुक भी सकता है, हो सकता है स्पीड कम हो तो कार रुक जाए, या में स्पीड ज्यादा होगी तो कार क्या होगी, वो रुकेगी नहीं। थर्ड पोजीशन है फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई चीज अगर मूविंग सिचुएशन में है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया कि कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, उस पर अगर फोर्स आप अप्लाई करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके मोशन के, देखिए ये मार्कर इधर आ रहा है, इसके फ्रंट से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रुक जाएगा। लेकिन अगर ये मार्कर इधर आ रहा है ऐसे और इसके पीछे से अगर फोर्स आप अप्लाई करें, पीछे का मतलब होता है व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन बॉडी मे बी स्टॉप और स्टॉप, रुक भी सकती है या तो क्या होगा, रुक जाएगी, दोनों केसेस हो सकते हैं। व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पीछे से अप्लाई करेंगे देन बॉडी विल एक्सेलरेटेड 100% श्योरली। बॉडी के अगर पीछे से फोर्स अप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो बॉडी क्या होगी, 100% एक्सेलरेट कर जाएगी, माने उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आप बाइसिकल चला रहे हैं और आपके पीछे से कोई धक्का लगाने लगे बाइसिकल में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द स्पीड ऑफ बाइसिकल इज ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड, ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। तो इसमें देखते हैं व्हेन अ फुटबॉल इज इन मोशन, when a football is in motion is kicked perpendicularly to it। अगर कोई बॉडी ऐसे मान लिया मूव कर रही है, फुटबॉल ऐसे आ रहा, उसको परपेंडिकुलरली किक कर दिया जाए, माने उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से 90 डिग्री पर या इधर से परपेंडिकुलरली किक कर दिया जाए, then perpendicularly to its motion then direction of motion is changes। जैसे फुटबॉल आ रही है आपकी तरफ, उसको किसी भी डायरेक्शन में आप अगर पुट कर देंगे, मतलब किक कर देंगे तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन 100% चेंज हो जाना है। बट अगर उसको आप पीछे से किक करेंगे, पीछे से मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। बट अगर इफ यू अप्लाइड द फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट इन एनी रैंडम डायरेक्शन then the direction of the moving body will surely change। A cricketer applied a tangential force। क्रिकेट की बॉल आती है ऐसे करके इधर से आ रही, तो क्रिकेटर क्या करता है, बाय द बैट उसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करता है एंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रिकेट बॉल विल चेंज। तो उसका क्रिकेट बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इफेक्ट ऑफ में पहला इफेक्ट पढ़ा, फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स सेकंड है फोर्स कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो पॉइंट है उसमें फोर्स अप्लाई करने से क्या। फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स, यहां से हम डिस्कस करते हैं। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। लेट अस कंसीडर अ बॉय इज मूविंग विद द बाइसिकल एंड अनदर बॉय इज पुशिंग फ्रॉम द बैक साइड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर which is displaying here। तो पिक्चर में जो बॉय पीछे से अगर पुश कर रहा है then the speed of the bicycle boy is increases। The speed of cycle can be increased by applying the force on the pedal। पैडल पर अगर स्पीड हम अप्लाई करेंगे, पैडल पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी वो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर देगा। बॉय अगर दूसरा पीछे से धक्का दे रहा है देन आल्सो स्पीड इज इंक्रीजेस। The speed of the cycle can be decreased by applying the brakes। ब्रेक्स को अप्लाई करके भी हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एंड अदर वे व्हेन अ बॉय इज पुलिंग द बाइसिकल फ्रॉम द बैक साइड, कोई साइकिल चला रहा है पीछे से लड़का खींच ले अगर, देन द स्पीड ऑफ द साइकिल इज आल्सो डिक्रीजेस। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक ऑन द साइकिल देन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इज साइकिल इज आल्सो decreases।
फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इंक्रीज भी कर सकता है स्पीड को और क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द स्पीड इज डिक्रीजेस। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, द फोर्स कैन इंक्रीज or decrease the shape and the size. When you stretch a spring like this, then the size of spring is increases. When you applied the force on the ball is pushes. That means the shape and the size are changed by applying the force. जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप उसके साइज को, शेप को चेंज कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स लाइक दिस, तो क्या होगा, अगर ये वायर होता तो ये टिल्ट होता, जैसे रॉड्स पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती। तो व्हेन यू कैन चेंज द शेप और द साइज, कोई टीन का कंटेनर है उसके ऊपर अगर आप 2 हथौड़े मार देंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। बॉल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे एज यू सी इन द पिक्चर, जैसा आपको अभी हमने देखा, देन द शेप ऑफ द बॉल इज डिक्रीजेस या रिफॉर्म्ड या चेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन को इंक्लूड करके हम जो है ऐड करते हैं। देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। एनी टाइम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टे स्टिल, अगर किसी भी टाइम पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा रुका रहेगा। क्यों? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। देखिए, ये आपका पेन है, ठीक, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, अगर इस पर सेम फोर्स अप्लाई हो तो यहीं पर ये रुका रहेगा, है ना, क्योंकि इस पर, इसको अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जाएगा, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द अर्थ साइड, सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे रोकना है, देखिए ये, तो क्या है, इस साइड का फोर्स, इस साइड का फोर्स सेम होना चाहिए, डायरेक्शन उसके अपोजिट होने चाहिए। ये इधर से लग रहा, ये इधर से लग रहा, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन फर्दर क्लासेस यू स्टडीड, नीचे की तरफ आपकी ग्रेविटी वर्क करती है, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्टेंट वर्क करता है। इसलिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर रुका होता है, मतलब नीचे नहीं धंसता, इसका मतलब क्या है, द नॉर्मल रिएक्टेंट acting towards the upside on the surface is as equal as the gravitational pull। ग्रेविटेशनल पुल के वो बराबर है, इसलिए वो की चीज़ क्या हो रही है, सरफेस पर रुकी हुई है, सरफेस के अंदर इसलिए नहीं धंस रही क्योंकि उसका जो वेट है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्टेंट अप्लाइड बाय द सरफेस। तो लेट अस कंसीडर देयर आर 3 फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ क्यूब। ये आपकी क्यूब है, मान लिया कोई, इसके ऊपर अगर आपके 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3, दीज आर द डिफरेंट F1 कम है, कम का मतलब जैसे साइज होते हैं, एरोज होते हैं, ये इनके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। तो F1, F2, F3 देयर आर द 3 फोर्सेस अप्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज F4। इसको हमने लेट माना है, तो उसकी वैल्यू क्या हुआ, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, सब एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, सो यू कैन ऐड दीज फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। F4 इज द रिजल्टेंट फोर्स, F4 इज द रिजल्टेंट फोर्स। एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू ऑल्सो कैन सी F1 इज अप्लाइड टुवर्ड्स दिस साइड एंड F2 इज अप्लाइड टुवर्ड्स दिस साइड। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप हैं, मान लिया बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा, उधर से आपका फ्रेंड और इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन, एक इधर से हो रहा है, एक इधर से हो रहा है, तो इसमें जो ज्यादा ताकतवर होगा
विच हु इज मोर कैपेबल, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ से चीज को क्या करेगा, वो पुश कर देगा, धक्का दे देगा। तो here F1 is greater than and F2 is smaller, so the resultant force क्या होगा, F3 होगा, and F3 is acted in this direction, इधर से, क्योंकि F1 बड़ा है, F2 क्या है, छोटा। so when you applied the force like F1 and F2, then the resultant force, resultant यहाँ पर हमने assume कर लिया, यहाँ पर दो फोर्स हैं तो उनका resultant F3 हो गया। F3 is equals to F1 minus F2. F1 minus F2 means F1 is larger and F2 is smaller and the body is moving towards the larger force. जिधर से लार्जर अप्लाई हो रहा है उसी के साइड से, इधर से लार्जर अप्लाई हो रहा है तो इसी के साइड से बॉडी क्या होगी, मूव करेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज दैट व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन बॉडी is zero, that's mean the body is in stable position. If the resultant force applied on the body is not zero, that's mean the body is moving towards any side, मतलब किसी भी साइड में वो मूव कर सकती है, और किस साइड में मूव करेगी, on which side the value of force is larger, तो उसी साइड से मूव करेगी। जिस साइड से फोर्स की वैल्यू लार्जर होगी तो लार्जर फोर्स से स्मॉलर फोर्स की साइड में वो मूव करेगी। नाउ we are going to discuss the very important topic, balance force and unbalanced force. The meaning of balance is संतुलन, संतुलित होना। तो बैलेंस फोर्स का मतलब संतुलित बल और अनबैलेंस फोर्स का मतलब असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होते हैं? लेट अस कंसीडर दिस इज अ प्लेटफॉर्म surface and this is a cube is placed here like this. This is a surface on which a cube is placed. Here one force is applied from this side F1 and one force is applied from this side F2. In this side you can assume that there are the forces, you can the two forces applied, the two forces, that is F1 or F3. The sum of F1 and F3 is equals to F2 plus F4. इनका जब सम इक्वल होगा दैट्स मीन ये दोनों फोर्सेस और ये दोनों फोर्सेस जब सेम क्वांटिटी में सेम रिजल्टेंट में अप्लाई होंगे तो इन दोनों का जब हम सम लेंगे, इनका दोनों का जब सम करेंगे दैट्स मीन दीज आर द टू फोर्सेस एंड दीज आर द टू फोर्सेस। व्हेन यू ऐड दीज फोर्सेस, दीज साइन इज प्लस एंड दिस साइन इज प्लस, दिस साइन इज नेगेटिव एंड दिस साइन इज नेगेटिव। सो द रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, लाइक दिस, लुक हियर एवरीवन, द F1 प्लस F3 माइनस F2 माइनस F4 इज 0। इन फोर्सेस का सम क्या हो गया, इनको जब हमने विद साइन ऐड किया तो इनका सम क्या हो गया, वो 0 होगा। तो अगर ये स्टेबल पोजीशन में हैं, दैट्स मीन इफ these forces are the balanced force, the resultant of the, if the resultant of the all forces acting on a body, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले जो फोर्सेस हैं उनका अगर रिजल्टेंट क्या है, if the resultant of all forces acting on a body is 0, बॉडी पर एक्ट करने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस क्या है, वो 0 है, फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, are known as the balanced force, are known as the balanced force. As you know, in the game of tug of war, रस्साकसी के गेम में, पिक्चर में जैसा कि आप देखेंगे जो डिस्प्ले हो रही है, in the game of tug of war the rope does not move in any direction, rope does not move in any direction when the force applied by the two teams, लेफ्ट राइट की जो टीम्स हैं उनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं।
और ये मैग्नीट्यूड आर अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप इज बैलेंस। तो फोर्स क्या होगा, इधर का उधर का बैलेंस हो जाएगा, तो जो आपका सिचुएशन है, जो टग ऑफ वार की सिचुएशन होगी, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस फोर्स हो जाएगी। अगर बैलेंस है तो टीम दोनों इक्वल है, अगर जिस टीम का फोर्स ज़्यादा होगा तो जो आपका रोप है वो उस साइड में डिस्प्ले हो जाएगा, वो डिस्टेंस में उधर चला जाएगा, खिंच जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो बैलेंस फोर्स की सिचुएशन नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस की सिचुएशन है। द रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस फोर्स इज जीरो, द रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस फोर्स इज जीरो। अगर फोर्सेस बैलेंस है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी क्लियर। व्हेन द सम ऑफ द फोर्सेस, जैसे ये दोनों फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो इनका सम क्या है, अगर जीरो आ रहा है तो हमारा जो डिस्प्ले है, डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस होगी इसमें जो ये डिस्प्लेस्ड करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और दोनों ये सिचुएशन क्या होगी, अपने प्लेस पर ये रुके रहेंगे, ठीक है ना। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, दैट्स मीन द फोर्सेस आर बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। इफ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका है एनी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है, जैसे मान लिया अगर ऊपर एक पुली लगा करके हम किसी हम ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर पुल करते हैं तो वो क्या होगा, इजीली पुल करता हुआ ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उधर से नीचे उसका कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ना। हमारा जो नीचे उसका वेट तो अप्लाई हो रहा है, बट हम उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको खींच रहे हैं, इसलिए वो बॉडी क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे ये आपका मान लिया ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से हम फोर्स अप्लाई करें, इधर से कोई दूसरा फोर्स अप्लाई करें, बट उसकी वैल्यू वीकर हो तो ये बॉडी क्या होगी, इधर डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। तो इन दिस वीडियो सेशन all the students are studied about the force, effect of the force and the resultant force and the balance and unbalanced force. These are the very important topic for your examination. So dear students, make the proper notes of this chapter with the help of videos and your book. Please like this video and share this video to your all classmates and subscribe my YouTube channel Laksh Tutorials. Thank you.